बाहर बाहर नहीं यहाँ की बात नहीं। I love you. Hello everyone, Assalamu alaikum. Am I audible to all of you? Can someone please confirm on chat if you all can hear me? Thank you, Anas and Mine, for your kind confirmation. And if I'm not wrong, we have been doing dynamics. और कल हमने मोमेंटम के कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के इलास्टिक कोलिजन के एमसीक्यूज लपेट दिए थे। इसके एमसीक्यूज बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए मैंने भी कोई 1 2 3 4 5 एमसीक्यू खींच ही दिए। ठीक है, क्या आखिरी क्वेश्चन था मेरे ख्याल से जो हमने कल की क्लास में करा था, क्वेश्चन नंबर 11 ऐसे ही है। क्या हमने ये वाला क्वेश्चन किया था कल की क्लास में? मेरे ख्याल से नहीं किया था। ठीक है ना, आज जरा इस क्वेश्चन से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। 1 मिनट। अरे तो the news from the center is there is an object A which is moving with a velocity of 500 meters per second, and there is an object B which is at rest. ठीक है ना, तो ये सुकून से अपनी जिंदगी में चिल कर रहा था ऑब्जेक्ट बी, बट इसको पता नहीं था कि कोई है जो 500 की स्पीड से आगे इससे टकरा जाएगा और एकदम से उसकी जिंदगी बदल जाएगी। So what happens is after collision ऑब्जेक्ट ए इधर चला गया और ऑब्जेक्ट बी इधर चला गया। ठीक है ना, तो ये यूजर के बच्चे हैं जो हर हफ्ते फील्ड ट्रिप कर रहे हैं,
और ये उनका कैम्ब्रिज का एग्जाम है जो 500 की स्पीड से आ रहा है, और ऐसा टकराएगा ना इनसे कि याद करेंगे ये। सही है। अच्छा भाई, तो दोनों मासेस, दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास सेम है, 1.67 एक्सपोनेंट -27 kg। थैंक यू। मेरी सादगी से क्या चाहता हूँ, इनकी वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड चाहता हूँ आफ्टर द कोलिजन। VA और VB बता दें व्हाट विल बी देयर वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन। देखिए अब तक हमने पढ़ा है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यू नो, फॉर एन इलास्टिक कोलिजन। चाहे वो इनइलास्टिक, मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है। पर अभी तक हमने जितनी भी एग्जांपल्स देखी है ना, उसमें ऑब्जेक्ट किसी एक एक्सिस पे मूव कर रहा होता है, किसी एक डायमेंशन में मूव कर रहा होता है, और वो यूजुअली हॉरिजॉन्टली होता है। यहाँ पर क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है ना वो 2 डायमेंशन की मोशन परफॉर्म कर रहा है आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन इत्तेफाक ऐसा है कि सिंगल डायमेंशन में ही। इस तरह के सिनेरियो में हमें अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा। वो ये कि फॉर एग्जांपल अगर आपका ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशन में मूव कर रहा है ना, तो आप पता है क्या बोलोगे? आप बोलोगे टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन along x axis is equals to total momentum after collision along x axis. So total momentum along x axis भी कंजर्व्ड रहेगा। फिर आप कहोगे टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन along y axis must equal total momentum after collision along y axis. तो टोटल मोमेंटम along y axis भी कंजर्व रहेगा, along all the axes। यहाँ पे 2 डायमेंशन है। तो अब इसी तरह हम अपनी इक्वेशन भी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आइए जरा देखते हैं कि भाई सबसे पहले तो ये जो 2 वेलोसिटीज हमें दी हुई है ना, VA और VB, इनके चुपचाप 2 कंपोनेंट बना देते हैं। दिस इज गोइंग टू बी VA cos 60, दिस इज गोइंग टू बी VA sin 60। मेरे ख्याल से आप नाराज नहीं होंगे, जिस साइड थीटा लाई करेगा वो साइड cos से निकलेगा और दूसरा साइड sin से निकलेगा। ये VB है ना, इसके भी 2 कंपोनेंट बना दो, तो VB cos 30 एंड दिस इज गोइंग टू बी VB sin 30। अगेन जिस साइड थीटा लाई करेगा वो साइड cos से निकलेगा और दूसरा साइड sin से निकलेगा। ठीक है भाई, अब आप चाहें तो इस VA को भूल जाए, इस VB को भूल जाए, क्योंकि इसके 2 कंपोनेंट्स हम पहले ही बना चुके हैं। अब बनाते हैं इक्वेशन। टोटल मोमेंटम अलोंग x एक्सिस बिफोर कोलिजन मस्ट इक्वल टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अच्छा, बिफोर कोलिजन ऑब्जेक्ट A का मास वैसे तो मुझे गिवन है 1.67, लेकिन जब दोनों पार्टिकल का मास सेम हो ना, मास ऑफ ईच पार्टिकल इज दिस, तो मेरी एडवाइस ये कि मास की वैल्यू पुट ना किया जाए, बस दोनों mm लिख दिया करें। आमतौर पर वो कैंसिल हो जाता है, तो आपकी काफी वर्किंग बच सकती है। तो पहले ऑब्जेक्ट का मास है m, वेलोसिटी है 500 प्लस, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है m, लेकिन वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, वो रेस्ट पर है। तो वो ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर हो उसका मोमेंटम 0 हो जाता है। इसका मतलब जो A का मोमेंटम है वही टोटल मोमेंटम है बिफोर कोलिजन, क्योंकि B तो रेस्ट पे था बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्योंकि बात हो रही है अलोंग x एक्सिस, तो A का मास है m, A की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है VA cos 60, तो m को VA cos 60 यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे हॉरिजॉन्टल मोमेंटम मिल जाएगा। सिमिलरली B का मास है अगेन m और उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है VB cos 30, तो जब मैं उसको cos 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे हॉरिजॉन्टल मोमेंटम B का मिल जाएगा। So this is total momentum along x-axis before collision. This is total momentum along x-axis after collision. मोहब्बत भरी निगाहों से देखें तो एक टर्म है m जो कि हर एक वेरिएबल है m जो कि हर टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन सबको कैंसिल कर दें। I'll be left with 500 equals VA cos 60। cos 60 होता है 0.5 VA as it is, फिर cos 30 होता है 0.866 VB as it is। ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। ना मुझे VA पता है ना मुझे VB पता है, लेकिन इस तरह मुझे VA और VB की फॉर्म में एक इक्वेशन मिल गई। क्या यहाँ तक आप सारे मेरे साथ? तुम लोग लेट आए हो या ऊपर पार्टी कर रहे थे? 2m कैसे कैंसिल आउट किए, प्लीज एक्सप्लेन कर दें। देखिए, जब भी कोई प्लस एक वेरिएबल किसी पॉजिटिव का इक्वेशन में, साइन
हाँ मैं बता, जब भी कोई वेरिएबल हर टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना, हर टर्म से, तो वो कॉमन निकल जाता है। कॉमन निकलेगा इधर से भी, कॉमन निकलेगा इधर से भी, फिर कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने कॉमन निकाल के दिखाया नहीं, बट हर टर्म में होता तो वैसे ही कैंसिल करते, कोई समस्या नहीं। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास लिखा है ना m इंटू ए इज इक्वल टू m इंटू बी प्लस सी, मैं कैंसिल नहीं कर सकता, मैं इन दोनों m को कैंसिल नहीं कर सकता क्योंकि हर टर्म से मल्टीप्लाई नहीं हो रही है। लेकिन अगर यूं लिखा हो ना एम ए इक्वल एम बी प्लस एम सी, तो फिर मेरे पास ये हक है कि मैं, क्योंकि होगा ये हो जाएगा m में, इधर से m कैंसिल हो जाएगा, वो कॉमन निकल के b प्लस सी हो जाएगा, तो ये m कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बिकॉज यहाँ पे हर टर्म से m मल्टीप्लाई होता है ना, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। किसी एक टर्म भी ऐसी होता है जिसमें वो ना मल्टीप्लाई हो रहा होता, तो फिर ये कैंसिल नहीं हो पाता। ठीक है, तो इस तरह प्यारे बच्चों हमें पहली इक्वेशन मिल गई है, लेकिन इसको अब मैं और कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ना मुझे वी ए पता है ना मुझे वी बी पता है। जिन्होंने अभी हमें फौरन ज्वाइन किया उनको हम जल्दी से बता दें कि दो मासेस थे, उनका कोलिजन हुआ, ऑब्जेक्ट ए रेस्ट पर था, बी रेस्ट पर था, ए आके उसको कोलाइड करता है, कोलाइड करते ही दोनों स्कैटर हो जाते, स्कैटर का मतलब अलग अलग एंगल पे निकल जाते हैं, एक की वेलोसिटी है वी, एक की वेलोसिटी है वी बी। वेलोसिटी वी ए के मैंने दो कंपोनेंट बना दिए, वेलोसिटी वी बी के भी मैंने दो कंपोनेंट बना दिए। रूल वही था, जिस साइड थीटा लाई करेगा वो साइड कॉस से निकलेगा, दूसरा साइड साइन से निकलेगा। मोमेंटम की कंजर्वेशन का रूल ये है कि टू डायमेंशन में आप यू कर लिया करें, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन मस्ट इक्वल टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। दिस रूल इज एप्लीकेबल अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग ऑल द एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस बात करूं तो बिफोर कोलिजन ए का मास था 500, ए का मास था m और वेलोसिटी थी 500, तो m into 500 हो गया। b रेस्ट पर था तो b का मोमेंटम बिफोर कोलिजन 0 हो जाएगा। आफ्टर कोलिजन ए का मास है m, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है v है cos 60, तो m into v है cos 60। b का मास भी है m और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है v भी cos 30, तो मास into v भी cos 30 लगा दिया। मास सब में कैंसिल हो गया और फाइनली मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है 500 इक्वल 0.5 va प्लस 0.866 vb। अब यही काम मैं करूंगा टोटल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस बिफोर कोलिजन मस्ट इक्वल टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब जब y एक्सिस की बात करता हूं ना, तो देखिए ये जो ऑब्जेक्ट ए है ना, ये मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, यानी इसकी वेलोसिटी जो 500 है ना, ये है अलोंग एक्स एक्सिस। तो मुझे बता सकता है इसके वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या होगा? 0 होगा। याद रखिएगा अगर एक वेक्टर लाई करता है अलोंग एक्स एक्सिस तो उसका y कंपोनेंट क्या होगा? 0 होगा। सिमिलरली अगर वेक्टर लाई करता है एक्स y एक्सिस में तो उसका x कंपोनेंट क्या होगा? 0। यही वजह है कि इस 500 को मैंने रिजॉल्व ही नहीं किया था और पूरा हॉरिजॉन्टल के केस में ये पूरा 500 ले लिया था, बिकॉज अगर एक ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वही हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे उसका कंपोनेंट होगा। बट एट द सेम टाइम वो वेक्टर जो लाई कर रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? बोलो, 0 हो जाएगा। तो ए का वर्टिकल कंपोनेंट 0 है क्योंकि है ही एक्स एक्सिस पे। अच्छा बी तो हर आराम है, वो तो मूव ही नहीं कर रहा है ना, तो उसका तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी 0 है और वर्टिकल कंपोनेंट भी 0 है। तो पता ये चला ये टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन अलोंग वाई एक्सिस है ही 0। ए क्योंकि है ही नहीं वाई एक्सिस पे इसलिए 0, वाई तो खैर मूव ही नहीं कर रहा है, बी तो मूव ही नहीं कर रहा है तो उसका भी वाई कंपोनेंट 0 है। आफ्टर कोलिजन एम वी ए साइन 60, यानी ए का मास है m और वेलोसिटी है v a साइन 60, मोमेंटम कितना हो जाएगा? m v a साइन 60 प्लस b का मास है m, वेलोसिटी है माइनस v b साइन 30। क्या कोई मुझे बता सकता है मैंने v b साइन 30 को नेगेटिव क्यों लिया? मेरे ख्याल से मैंने नेगेटिव इसलिए लिया है कि अगर मैंने अपवर्ड को पॉजिटिव लिया है तो मुझे डाउनवर्ड्स को नेगेटिव लेना पड़ेगा। मोमेंटम वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो 0 ही रहेगा। अच्छा यहाँ पे भी अगेन दोनों तरफ m है ना, दोनों टर्म्स में अगेन m कॉमन निकल के दूसरी तरफ जाके 0 से डिवाइड हो गया, 0 ही हो जाएगा, तो खत्म ही हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे साइन 60 होता है 0.866 va एज इट इज प्लस, सॉरी इस बात ही हो गया, ठीक। फिर प्लस माइनस माइनस साइन 30 0.5 वीबी एज इट इज,
यहाँ से मिल जाएगी मुझे मेरी दूसरी इक्वेशन। इन दो इक्वेशंस को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा। मेरे ख्याल से हाथों से सॉल्व करने की उसको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से साइमल्टेनियस सॉल्यूशन कर सकते हैं। आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, आपको VA और VB की वैल्यूज मिल जाएंगी एज 250 मीटर्स पर सेकेंड एंड 430 मीटर्स पर सेकेंड। क्या यहाँ तक आप सारे मेरे साथ हैं? हेलो हेलो, आ जाए क्या बोल रहे हैं? अरे नहीं, क्या हो गया, काम तो निकल रहा है ना। नहीं नहीं, हो जाएगा। मैं अभी क्लास में हूँ, मैं जरा क्लास से फारिग होता हूँ, 7:30 बजे कॉल करता हूँ। बिल्कुल जाएगा, ठीक है। ओके। अच्छा भाई, सवाल ये है कि सर, इफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट स्प्लिट्स इनटू मोर देन टू पार्टिकल्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस, देन अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट स्प्लिट करता है ना दो पार्टिकल्स में, तब भी यही रूल अप्लाई होता है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मेरे ख्याल से ये वो क्वेश्चन है जो हमने पिछले क्लास में देखा था। आई मीन इफ यू लुक एट MCQ नंबर 12 जो हमने पिछले क्लास में किया था, वो यही क्वेश्चन था कि जब दो मास आपस में फटते हैं तो बहरहाल टोटल मोमेंटम वहां भी कंजर्व होता है। बाकी आफ्टर कोलिजन दोनों जीरो इसलिए कि देखिए ए मूव ही कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस ना, तो ए का जो y कंपोनेंट होगा बिफोर कोलिजन वो जीरो होगा। इफ अ वेक्टर लाई ऑन एक्स एक्सिस इट्स y कंपोनेंट विल बी जीरो। बाकी बी तो रेस्ट पे, तो उसका तो x और y कंपोनेंट दोनों ही जीरो है। ये किसने पूछा था अभी? अब्दुल रहमान, क्लियर है बेटा? अच्छा, ये है आम जिंदगी। ये क्या है? ये है आम जिंदगी। अब मुलाकात कराएंगे आपकी फिजिक्स में मेंटोस जिंदगी से। The same question can be solved in an otherwise way, in a more Shakespeare style. सही है? What is Shakespeare style? देखिए, हम कहते हैं टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है ना? बिल्कुल देसी तरीका है। A very sophisticated way of of explaining the law of conservation of momentum is that the vector sum of total momentum before collision is equal to the vector sum of total momentum after collision. So yeah. अब कहेंगे what the hell is this? भाई इसका यही मतलब है ना कि दो, भाई बिफोर कोलिजन जो वेक्टर होंगे ना दो, उनका रिजल्टेंट निकाले, और आफ्टर कोलिजन जो दो वेक्टर होंगे उनका रिजल्टेंट निकाले। तो पहले कोलिजन से पहले जो दो वेक्टर्स है उनका जो रिजल्टेंट आएगा, कोलिजन के बाद जो दो वेक्टर्स होंगे मोमेंटम के, किसके? उनका भी वही रिजल्टेंट आना चाहिए ना, तभी तो होगा। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर। सही है? तो अब आपको जरा समझाते हैं कैसे। फुल स्टाइल है, लेकिन स्टाइल जरा डिफरेंट समझाते हैं। एक छोटी सी पहले सस्ती एग्जांपल देते हैं, फिर इसी क्वेश्चन को उस स्टाइल में सॉल्व करेंगे। ठीक है? दो वेक्टर्स थे, ऐसे परपेंडिकुलरली आ रहे थे। एक एक दो ऑब्जेक्ट थे, एक यूं आ रहा था, एक यूं आ रहा था। ठीक है भाई? और ये बादराबाद चौरंगी में इनकी मुलाकात हो गई, कोलिजन हो गया। आफ्टर कोलिजन अपने अपने रास्ते निकल लिए, एक इधर चले गया, एक इधर चला गया। है ए के मोमेंटम बिफोर कोलिजन ए, और बी भी है मोमेंटम बिफोर कोलिजन।
ये जो मैंने वेक्टर्स बनाए ना, ये मैंने प्रॉपर मोमेंटम के वेक्टर्स बनाए, ठीक है। मोमेंटम का वेक्टर बनाना बहुत आसान होता है, मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। जो वेलोसिटी का वेक्टर होता है ना, उसी डायरेक्शन में मोमेंटम का भी वेक्टर होता है, ठीक है। बस मास से मल्टीप्लाई हो जाता है वेलोसिटी। याद है ना, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। आफ्टर कोलिजन ऑब्वियसली दे विल हैव डिफरेंट मोमेंटम्स। सो लेट्स से ए का मोमेंटम हो गया ए बार और बी का मोमेंटम हो गया बी बार। क्या हो गया भाई? ए का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज ए बार और बी का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज बी बार। अब अगर मैं पहले जो बिफोर कोलिजन मोमेंटम्स थे यानी ए और बी, अगर मैं उनका रिजल्टेंट निकालूं तो कैसे निकालूंगा? इनको ऑर्डर में बना दूंगा। The rule is simple. I can change the position of a vector, but I cannot change the direction of a vector. अगर A to the right है तो मैंने to the right ही रखा है, B अगर to the top है तो मैंने उसको to the top ही रखा है। बस मैंने ऑर्डर में बता दिया, पहला वेक्टर जहां खत्म हो रहा है दूसरा वहीं से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा ही है। ये इनका रिजल्टेंट हो गया। इसे, इस प्यार को क्या नाम दूं? इसे नाम देते हैं टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ठीक है भाई। दिस इज टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। अब ये ए बार बी बार, दीज आर मोमेंटम्स आफ्टर कोलिजन, ऐसे ही। अगर मैं इनका रिजल्टेंट निकालता हूं तो ये इनका रिजल्टेंट होगा, स्टार्ट को एंड से मिला दे, है भाई। टोटल मोमेंटम यानी मोमेंटम्स आफ्टर कोलिजन को ऑर्डर में बनाए, स्टार्ट एंड पॉइंट को मिला दें, ये रिजल्टेंट कहलाएगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ऐसा ही, ऐसा ही है ना। अब याद रखिएगा ये दो वेक्टर्स डिफरेंट नहीं हो सकते, क्योंकि जो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन होगा वही टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन भी होगा। मतलब इन दोनों के वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम होगी और इनका साइज भी सेम होगा, यानी वेक्टर की लेंथ भी सेम होगी। तभी दो वेक्टर सेम उसी वक्त होते हैं ना जब उनकी डायरेक्शन भी सेम हो और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, क्योंकि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन मस्ट इक्वल टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आती है? पहले तो ये बताएं, जल्दी से ऑनलाइन वाले कंफर्म करें, क्या ये ब्यूटीफुल सी बात आप लोगों को समझ आती है सबको? यस। अब इसका गेम अप करते हैं। मैं किसी एक पॉइंट से बनाता हूं टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, बना दिया मैंने, यानी मोमेंटम के वेक्टर्स ऑर्डर में बना दिया बिफोर कोलिजन। अच्छा, जिस पॉइंट से मैंने मोमेंटम के वेक्टर्स बनाना शुरू किए थे बिफोर कोलिजन, लेट्स से वो ये पॉइंट था जहां से स्टार्ट हुए थे, इसी पॉइंट से मैं स्टार्ट करता हूं मोमेंटम के वेक्टर्स बनाना आफ्टर कोलिजन। तो याद रखिएगा जिस पॉइंट से मोमेंटम के वेक्टर्स बिफोर कोलिजन बनना शुरू हुए थे, अगर उसी पॉइंट से मोमेंटम के वेक्टर्स आफ्टर कोलिजन बनना शुरू होंगे ना, यानी बिफोर कोलिजन वेक्टर्स का स्टार्ट पॉइंट अगर आफ्टर कोलिजन वेक्टर्स के स्टार्ट पॉइंट से सेम है तो इन दोनों का एंड पॉइंट भी सेम होगा, तभी तो दोनों का रिजल्टेंट सेम आएगा। ऐसा ही है ना? होगा या नहीं होगा? तभी तो शायर ये कह सकेगा कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम, because you want the same resultant ना, so you need to have the same start and the end point। देखिए ये मेरा लेट्स से स्टार्ट पॉइंट था, यहां से मैंने पहले A बनाया फिर B बनाया which was मोमेंटम्स बिफोर कोलिजन, ये खत्म हुए यहाँ पे। अगर मैं इसी स्टार्ट पॉइंट से मोमेंटम्स आफ्टर कोलिजन बनाऊं ऑर्डर में, तो दे शुड आल्सो एंड एट द सेम पॉइंट। अगर ये स्टार्ट सेम पॉइंट पे हुए थे, अगर स्टार्ट पॉइंट सेम था तो एंड पॉइंट भी इनका, तभी तो इनका रिजल्टेंट सेम आएगा। अब आप इसको रिजल्टेंट बोले बिफोर कोलिजन का या आफ्टर कोलिजन का, एक ही बात है, क्योंकि रिजल्टेंट ऑफ टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन मस्ट इक्वल रिजल्टेंट ऑफ मोमेंटम्स आफ्टर कोलिजन। बोलो ना, क्या नाम है भाई? रवि का समझ आया? शिफा,
so beautiful, so elegant, just looking like a wow. ठीक है, शिफा clear है? Rabika, are you clear or do you want me to explain this again? Please feel free to ask me to explain it again. सर रिपीट कर दें, श्योर। देखिए रबिका, पहले ये बताएं कि आप ये तो मानती है ना कि दिस इज टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड दिस इज टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब लेट्स से कोई एक स्टार्ट पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज द स्टार्ट पॉइंट। यहां से मैंने बनाया पहले मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो ये मैंने ए और बी पर्पल वाला बना दिया, ठीक है। अब अगर मैं इसी पॉइंट से बनाऊंगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यानी आफ्टर कोलिजन वाले मोमेंटम के वेक्टर्स को उसी पॉइंट से स्टार्ट करूंगा, तो जिस पॉइंट पे बिफोर कोलिजन वाले एंड हुए थे उसी पॉइंट पे आफ्टर कोलिजन वाले भी एंड होंगे, यानी इट मस्ट फॉर्म अ क्लोज शेप। जैसे यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, यही बोलते हैं ना इसको। अब सर ये क्या करें, इस नॉलेज का अचार डालें इसका? ठीक है, नहीं आप टेंशन नहीं लें, मैं आपको बताता हूँ उसका क्या करना। सर्दियों में अचार नहीं खाते, गर्मियों में खाते। देखिए इसी क्वेश्चन को, इस ब्यूटीफुल क्वेश्चन को जो अभी हमने कंपोनेंट बना बना के सॉल्व किया था, अब इसको ऐसे वेक्टर ड्राइंग बना के सॉल्व। ये है बिफोर कोलिजन और ये है आफ्टर कोलिजन, ऐसे ही है। बिफोर कोलिजन ए का मोमेंटम है 500 इंटू एम। 500 इसकी वेलोसिटी है, मुझे वेलोसिटी का वेक्टर नहीं चाहिए, मुझे मोमेंटम चाहिए, ठीक है। मोमेंटम का वेक्टर बनाना बहुत आसान है, जो वेलोसिटी का वेक्टर है ना उसी डायरेक्शन में बनेगा, बस वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई कर देना तो मोमेंटम का वेक्टर बन जाएगा। तो इसकी वेलोसिटी थी 500 टू द राइट, मैंने यही 500 बनाया, लेकिन बस मैंने साथ में क्या कर दिया, मास से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा बी तो रेस्ट पे है, तो बी का कोई मोमेंटम ही नहीं है बिफोर कोलिजन, तो बी का मोमेंटम का वेक्टर भी नहीं बनेगा। भाई यही है मेरा टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ये क्या है मेरा टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। अब बनाते हैं टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये वी ए, अगर मैं इसको मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा मोमेंटम ऑफ ए आफ्टर कोलिजन, यानी ए की वेलोसिटी को बस सिंपली वही वेक्टर बना दे, लेकिन बस मास से मल्टीप्लाई जरूर कर दीजिए। सिमिलरली बी की का मोमेंटम यू बनेगा, ये बी की वेलोसिटी, बस इसको क्या करो, मास से मल्टीप्लाई कर दो। अगेन I can change the position of a vector, but I cannot change the direction of a vector. अगर आप अभी भी देखें मोहब्बत भरी निगाहों से, तो आपके VA ने हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ पे 60 डिग्रीज बनाया है, तो यहाँ पे भी 60 डिग्रीज ही बनाया है। अगर आपकी VB ने हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ पे 30 डिग्रीज बनाया, तो यहाँ पे भी इसने 30 डिग्रीज ही बनाया हुआ है। तो मैंने किसी भी वेक्टर की दिशा को नहीं बदला, आई हैव नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर, बस ऑर्डर में लगा दिया एक के बाद एक। और मुझे एक बात पता है कि इन्होंने क्लोज शेप देना है, जैसे यहाँ पे इन्होंने ट्राइंगल बनाया है, हर हाल में बनेगा, क्योंकि जहां पे टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन खत्म हुआ था वहीं पे टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन भी खत्म होगा, क्योंकि दोनों का स्टार्ट पॉइंट भी सेम था। जल्दी से कंफर्म करें सारे, आर यू ऑल क्लियर टिल नाउ? Sir, I have a question. प्लीज फील Sir, फ्री टू आस्क। as per the law of conservation of momentum, के जो total momentum before collision है, it will be equal to the total momentum after collision. So in that case, हमेशा closed triangle ही बनेगा, because ये prove करता है मतलब इस बात को कि the total momentum is equal before collision is आंख equal. बंद करके, यस बिल्कुल, बिकॉज़ इट्स अ लॉ ना, तो इसका मतलब फॉर श्योर कि इट हैज टू बी अ क्लोज्ड ड्राइंग। अब जैसे यहाँ पर वेक्टर ही तीन थे, बिकॉज़ वन ऑफ द वेक्टर वाज कैन नॉट बी ड्रॉन बिकॉज़ बी तो रेस्ट पर था ना, तो तीन का मतलब ट्रायंगल बनेगा। चार होते तो फिर वो फोर वाला बन जाता, लेकिन बनता हमेशा कंप्लीट। हर हाल में देयर वेलोसिटीज एंड एंगल विल बी एडजस्टेड इन सच अ वे दैट दे विल फॉर्म अ क्लोज्ड ट्रायंगल, वरना लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम विल बी वायलेटेड।
clear, sir. which And is sir, we not have to possible. keep the lengths same as well. कि जो उन्होंने diagram में खुद दी है जैसे V है, so we'll have to keep the length same when we draw our own diagram. No, when you draw your own diagram, maybe this is not a fit to scale diagram. ना? So what you have to do is कि you will just make a triangle. समझ रहे हो आप मेरी बात? तो आप बस ट्राइंगल बना लेना, जैसे मैंने यहाँ पे 60 डिग्री एक्चुअली एंगल से नाप के भी नहीं बनाया, मैंने एक अंदाजे से बना दिया बस, और मेरे को इतना होता ट्राइंगल बनेगा। मैं एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि एग्जाम में आप एनालिटिकल मार्क्स होते हैं, मतलब कैलकुलेशन के मार्क्स होते हैं, ड्राइंग बस दिखने में एक क्लोज ट्राइंगल होना चाहिए बस, बाकी जो इसकी साइड्स है ना वो भी हम कैलकुलेट करेंगे with the help of formulas। उसके लिए यानी एक्चुअल फिट टू स्केल डायग्राम बनाने की जरूरत है, बस ट्रायंगल बना देना है ना, ठीक है? Okay, sir. Now it's clear. Thank you. No problem. You can use any rule, because if you look closely at this triangle, this is VA, this is VB. Can you tell me the angle between VA and VB? How much? It's 60 plus 30. Oh my god, it's not a left angle triangle, it's a right angle triangle, okay? Because they are making an angle of 90 degrees with each other. And when I have a triangle which is a right angle triangle, I can eat that triangle in one step, okay? So we should know कि जो 90 degrees होता है ना, उसके जो सामने वाला side होता है, that's the biggest side that we call as the hypotenuse. So this is hypotenuse। अच्छा, आप cos यूज करो, sin यूज करो, कुछ भी यूज करो, उसके लिए पहले आपको थीटा बताना पड़ता है। उसके लिए आपको ना पहले थीटा बताना पड़ता है कि लाइक, एक मिनट रुकिए, जरा स्क्रीन वो हो गई है कि भाई sin थीटा में व्हाट इज योर थीटा। तो मुझे क्योंकि ट्राइंगल के दोनों एंगल्स पता है ना, तो दैट कैन क्रिएट कंफ्यूजन, इसलिए मैंने ये 60 डिग्रीज मिटा दिया है। लेट्स से मैं 30 डिग्रीज को लेके सॉल्व करता हूँ, सही है? अच्छा, So what if एक it's बात not हमेशा 90? याद रखिएगा। Are you going to use the sine rule to calculate the angle? No, I'm gonna use sin and cos theta। Right angle triangle is very easy, इतना लंबा But sin if rule लगाने की जरूरत। till then, If you use sine rule, no problem, you can use cosine rule, you can use sine rule, they are applicable on every type of triangle, including so right angle triangle, okay? So but I'm gonna do it in a way easier way, because sine rule में कौन बाबा ratios निकालेगा यहाँ पे। like the easiest thing is कि जो आपका hypotenuse है ना, अगर आप उसको cos थीटा से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको आपका बेस मिल जाता है। मेरे ख्याल से सिंपल सा रूल है कि if you multiply hypotenuse with cos theta you get base। now this is your base, okay, and this is your hypotenuse 500 m। so if I multiply m into 500 with cos 30, खत्म, I get the base। फिर क्या होगा बोलो, पेंसिल, दोनों तरफ से m कैंसिल, v भी किसके बराबर हो गया, 500 cos 30 के, which is 430 meters per second। बूम, समझ लो, इतनी लंबी करनी नहीं पड़ेगी मुझे। सिमिलरली ये हाइपोटेनियस है ना, ये परपेंडिकुलर है, जिस साइड थीटा लाई करता है ना वो बेस होता है, और दूसरा वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर। सो दिस इज 500 m, अगर मैं इसको sin 30 से मल्टीप्लाई कर दूं ना m into 500 को, आई विल गेट दिस साइड which is m into vm। फिर m का इंतकाल हो जाएगा, va is 500 sin 30 which is 250। I'm getting exactly the same answer, bros, you know, it's the same thing। 250 and 430, look, life is beautiful। अच्छा, पहले ना हाँ 60 लगा लो, बट फिर अगर 60 लोगे ना तो फिर ये वाली साइड कॉस से निकलेगी और ये वाली साइड साइन से निकलेगी, आंसर सेम आएगा। अच्छा, देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डिस्कस, वो ये कि मैं पहले ये ट्राइंगल नहीं बताता, फिर एक दिन मुझे पास पेपर में एक क्वेश्चन नजर आया। यूजुअली इस तरह का क्वेश्चन आप देखोगे ना, इसकी मार्किंग स्कीम देखोगे तो आपको दोनों मेथड एक्सप्लेन होंगे, बिकॉज क्वेश्चन ने कहीं पे भी आपको बाइंड नहीं किया कि आपको कंपोनेंट बनाने हैं या आपको ट्राइंगल बनाना है, दोनों मेथड से आपको इक्वल पूरे मार्क्स मिलेंगे।
तो आई हैव नॉट सीन एग्जामिनर बाइंडिंग स्टूडेंट्स के आप इस तरीके से करो, वरना फिर तो दोनों तरीका आना चाहिए। बट हुआ ये कि एमसीक्यू में ना उन्होंने 4 वेक्टर ट्रायंगल दे दिया, उन्होंने कहा बताओ इसमें से करेक्ट ट्रायंगल कौन सा है। तो अब एक तरीका तो ये है कि मैं टोपियां करा के बस किसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करा दूं, बट ये एक्चुअली ये वाला एमसीक्यू आप सॉल्व करने के काबिल होंगे ही उस वक्त जब आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि किस तरह टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन शुड बी ड्रॉन इन ऑर्डर, उनका स्टार्ट और एंड पॉइंट सेम होना चाहिए। तो खैर अभी तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले जरा जल्दी से सारे लोग एक्नॉलेज कर ले, आर वी ऑल गुड टिल नाउ? प्लीज एवरीवन, if there is any question, please feel free to ask or just write all clear on chat so I can confidently move forward to the next question. चलो भाई, थोड़ा सा ये किताब का क्वेश्चन है। स्कीइंग देखा है तुम लोगों ने? एक या वो देखा है लाइक जो आइस स्केटिंग टाइप चीज नहीं होती, जहाँ भी बहुत जगहों पे बनी हुई है, गर्मियों में बच्चे जाते हैं, फिसलने होते हैं बर्फ में, पाँव के नीचे कोई अजीब सी स्केल स्केल लगा हुआ होता है, वो नहीं पाता है मुझसे वो, बट है बड़े मजे की चीज। तो इसके ना बाकायदा शोज होते हैं, कई कपल्स परफॉर्म करते हैं, उसमें उनको पॉइंट्स मिलते हैं, ओलंपिक में भी होता है नहीं, उसमें भी मोमेंटम का कॉन्सेप्ट बड़ा कुछ है। जैसे दो लोग थे ए और बी, एक का मास 70 केजी और एक का मास 50 केजी था रिस्पेक्टिवली, इसकी विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड एंड 8 मीटर पर सेकंड। तो एक 6 मीटर प्रति सेकंड और एक 8 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से एक यूं आ रहे थे और एक यूं आ रहे थे। तो इसी तरह के कॉमन स्टंट होते, दोनों रैंडमली आ रहे होते। Then they collide and hug each other after collision. फिर क्या होता है, उनकी मुलाकात हो जाती है, then they stick together, ठीक है ना, फिर एक साथ हो जाते हैं वो। What is their velocity after collision? याद रखिएगा कि वो स्टंट करते हुए, क्योंकि फ्रिक्शन तो ना होने के बराबर होती है, तो लेट्स से अगर एक्सटर्नल फोर्सेस को भी हम इग्नोर कर देते हैं, तो जब जब ये दोनों पार्टनर्स एक साथ मिलेंगे ना स्कीइंग करते हुए, तो ये अपनी पसंद की डायरेक्शन या अपनी पसंद की वेलोसिटी से नहीं मूव कर सकेंगे, रादर इनका एक पहले टोटल मोमेंटम होगा ना, तो आफ्टर कोलिजन so as to keep their total momentum conserved, law of nature है, ये अपनी पसंद की स्पीड से अपनी पसंद की डायरेक्शन में जा नहीं सकते हैं, rather they are gonna move in a particular direction with a particular velocity so as to keep the total momentum before collision equal to total momentum after collision. Okay, so there is mass A, there is mass B, and what happens is एक का मास m1 कर देते हैं, एक का मास m2 कर देते हैं, and then this is the point when they both collide with each other and they both become a single mass, ठीक है ना, अभी दोनों स्टिक कर गए, एक साथ हो गए, and now अब ये common velocity के साथ when the two when a mass gets attached to the other mass, तो फिर दो masses की velocity different नहीं हो सकती है, समझ रहे हो आप मेरी बात? अगर आप किसी बस से लटक जाते हो, तो जो बस की velocity वही आपकी velocity है ना, समझ रहे हो आप मेरी बात? तो अब हो रहा है ये कि दोनों का मास यानी सिस्टम का आफ्टर कोलिजन टोटल मास हो गया m1 plus m2 और इनकी वेलोसिटी हो गई है v, so there is a common velocity with which both the masses will go together, okay, and they're gonna go at an angle theta which I don't know, okay, but I can figure out. So this is momentum before collision or velocities before collision, okay, so A का मास है 70 और वेलोसिटी है 6, तो ये हो गया A का मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ये अजान हो रही है गाइस, 1 मिनट रुकिएगा, अजान हो रही है।
All right, Ji. So we are back. So mass of A is 70 and the velocity is 6. So 70 into 6 is 420 Newton seconds. Okay. So this is the momentum before collision. It's easy, huh? जो भी velocity की दिशा है उसको बस mass से multiply कर दे, you'll get momentum. Again, for B, it's moving in the upward direction. So momentum has to be in the upward direction as well. The object's mass is 50, velocity is 8. So I'm gonna multiply 50 with 8 and I'll get 400 Newton seconds. And this is, my friends, total momentum before collision. Okay, so I have drawn your momentums before collision. अब जिस point से before collision start हुआ था ना, उसी point से momentum बनाऊंगा after collision. Now again, the interesting part is कि after collision एक ही वेक्टर बनेगा, which is m1 plus m2, यानी एक का मास था 50 और एक का मास था 70 और velocity है v. They have a common velocity, na? Let's say that velocity is v, which I don't know, which is actually something that I need to figure out. खैर 50 plus 70 हो जाएगा 120 v. And this is, my friends, is your total momentum after collision. Okay. So according to the law of conservation of momentum, the vector sum of A and B is equal to C, right? यानी ये इन्होंने कंप्लीट वेक्टर बनाना है. वेक्टर सम का मतलब ये है कि कंप्लीट वेक्टर बन गया, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया. परपेंडिकुलर थे ना, सो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर is going to be equal to the sum of square of perpendicular and base. So this is 420, this is 400. Okay, so 420 square plus 400. So this is 420 square plus 400 square. Pythagoras theorem. Hypotenuse का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. समझ रहे हो? हाँ, तो वेक्टर सम का मतलब ये है कि ट्रायंगल सही बनाया. वेक्टर सम समझ का मतलब सिर्फ ये कि मैंने ट्रायंगल सही बनाया, वरना ट्रायंगल ही नहीं बनता. अगर 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 सी ए और बी का वेक्टर सम नहीं होता तो फिर ट्रायंगल ही नहीं बन पाता. 120 का स्क्वायर होगा 140, 400 v स्क्वायर इक्वल्स 420 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर, जो भी आएगा वो मैंने लिख दिया. बहरहाल यहाँ से v को आप सब्जेक्ट बना ले. दैट विल गिव मी 4.83 meters per second. If I want to figure out this theta, because velocity vector है, बेहतर एंगल भी निकाल लिया जाए. मुझे ट्रायंगल के तीनों साइड्स पता है यार, 400, 420 और तीसरा साइड भी पता है, तो मैंने v की वैल्यू निकाल ली है. तो मैं sin cos टेंजेंट कुछ भी यूज कर सकता हूँ. मेरा पर्सनल फेवरेट टेंजेंट है, which is simply perpendicular upon base. So in this case it's 400 over 420. I'll get theta as 43 degrees. सवाल मुझसे हो रहा है या घर पे किसी से हो रहा है? आपसे हो रहा है सर. जी दोबारा बोले. सर आप 120 में 4.83 प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई 4.8 120 v है ना. ठीक है भाई. Any other question, anyone? Why did we use the law of conservation of momentum? Bro, I am using law of conservation of momentum. But this is what I'm trying to say. वो जो हमारी simple सी equation नहीं थी, m1 u1 plus m2 u2 equal m1 u1 plus m2 v2. That is actually applicable when the object is moving in one dimension. But यहाँ तो ये एक इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है, तीसरा इधर जा रहा है. तो आप सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते है ना इनका रिजल्टेंट निकालने. जैसे मैं इन दो वेक्टर का सम कैसे निकालूं? लाइक 420 और 400 को ऐड थोड़ी कर सकता हूं मैं कि मैं बोलूं 820 हो जाए. ये तो उस वक्त कर सकता था अगर ये सेम डायरेक्शन में होते. एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, मैं इसको ऐड थोड़ी कर सकता हूं. मुझे इसका वेक्टर सम निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट वाला सीन करना पड़ेगा. समझ रहे हो माइंड? अच्छा, मनाइल कैन वी जस्ट कैलकुलेट द रिजल्टेंट वेलोसिटी. मनाइल लो, कभी भी
वेलोसिटीज कंजर्व नहीं है, यानी टोटल वेलोसिटी का रिजल्टेंट बिफोर और आफ्टर सेम नहीं आता, मोमेंटम का आता है, इसलिए वेलोसिटी में जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल वैसे भी आप चेक कर लो, आई डोंट थिंक कि 8 और 6 का रिजल्टेंट 4.83 कभी भी नहीं आएगा, समझ लो। अगर आप सिर्फ वेलोसिटी का रिजल्टेंट निकालना चाहोगे कभी भी आंसर नहीं आएगा। इट्स द मोमेंटम व्हिच इज कंजर्व्ड, नॉट द वेलोसिटी। मनाहिल, Sir, why did we find out the angle? it's because velocity is a vector quantity. It's always good to find a vector with its angle. Only magnitude is not sufficient. However, in Sir, your तो Cambridge sir, exam, they usually clearly write in the question, find the magnitude and the direction. जैसे okay, ये तो clear, बुक sir. का क्वेश्चन था ना, इन्होंने सिर्फ वेलोसिटी निकलवाया। Okay, moving forward to the next part. Fractional loss of kinetic energy. So, एहसान भाई इंसान बन जाओ तुम। They are performing a show. ऑनलाइन वाले सही जुगल करा देते हैं हमारी फिजिक्स की क्लास को। ओके, सो देखिए अगर मुझसे कहते हैं चेंज या लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकाल दो, अब्दुल रहमान ए प्लस बी इक्वल सी क्यों नहीं हुआ? देखो ये क्वेश्चन क्लास में बहुत पूछते हैं बच्चे, पर मैं समझाता हूँ। देखो अगर ऐसा होता ना कि एक वेक्टर था ए और दूसरा वेक्टर होता बी, ठीक है, लेट्स से दिस इज ए इज मोमेंटम बिफोर कोलिजन, बी इज मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, एंड दिस इज योर momentum which is c after collision. I won't mind a plus b equals c. Okay, पर मुझे एक बात बता, अगर मेरे पास एक वेक्टर है a, दूसरा वेक्टर है b, क्या इनका रिजल्टेंट a प्लस b होगा? ऑनेस्टली बताओ, क्या इनका वेक्टर सम a प्लस b के बराबर होगा? यानी इनके मैग्नीट्यूड को ऐड करके निकल सकता है भाई अब्दुल रहमान? नहीं निकल सकता मेरे बच्चे, a प्लस बी ऐसे तो नहीं ऐड कर सकते ना। इसका जो वेक्टर निकलेगा ना, आई थिंक तुमने शायद हमें रिसेंटली ज्वाइन किया, तुम्हें वेक्टर का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। इनका जो रिजल्टेंट निकलेगा ना वो पूरी ज्योमेट्री लगा के निकलेगा, सिंपली ए और बी को ऐड करके नहीं निकलेगा। अब्दुल रहमान समझ आ रही है बात? अच्छा भाई, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर मैं बिफोर कोलिजन निकालना चाहूं तो एक 1/2 mv², एक का मास है 70 और वेलोसिटी है 6, ठीक है, हाफ mv² प्लस काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, उसके लिए कोई वेक्टर नहीं लगाना पड़ता, आपको सिंपली ऐड करना पड़ता है। दूसरा वाला इज 1/2, इसका मास इज 50 और स्पीड इज 80, ऐसा ही है ना? सो व्हाट यू गेट इज 2860 जूल्स, बूम, सही है भाई? This is your total kinetic energy before collision. If I want to figure out total kinetic energy after collision, so after collision these two masses hug each other and then they move with a particular velocity, और वो velocity हम निकाल चुके हैं, अब दोनों का जो टोटल मास है ना वो है 50 + 70, हाफ mv² में दोनों का पूरा मास इस्तेमाल होगा, और इनकी जो वेलोसिटी थी वो अभी हमने निकाला था 4.83 square as it is. Now I'm getting a ridiculously small value. Total kinetic energy before collision was 2860. Total kinetic energy after collision is 1400. So there is a difference of even greater than 50%. ऐसा ही है। अगर मुझसे कहता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल दो, मैं सिंपली माइनस कर देता हूँ, 2860 माइनस 1400। मुझसे कहा जा रहा है फ्रैक्शनल लॉस या फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। उसका तरीका ये होता है, फ्रैक्शनल चेंज निकालने का तरीका ये होता है कि आप चेंज निकालते हैं या जो भी आपका लॉस है और उसको आप इनिशियल वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं।
So that gives you fractional change. The loss of kinetic energy divided by initial या total kinetic energy. So loss कितने का हुआ है आपका? 2807 से 1400 पे आ गया. 2860 minus 1400. This is your change or the loss in kinetic energy, and this is your total kinetic energy initial, which is 2860, while get is 0.51. So this implies that nearly 51% of the energy has been lost after the collision. Yeah, well, yes, last 4 years, yeah. Hello guys. हाँ क्या? हाँ, बिफोर कोलिजन वाली काइनेटिक एनर्जी इसको ऐड कर दिया. दोनों अलग अलग थे ना, दोनों को अलग अलग निकाल के ऐड कर दिया. आफ्टर कोलिजन 7 हो गई तो फिर एक ही काइनेटिक एनर्जी निकलेगी. उसमें दोनों का कम्युलेटिव मास इस्तेमाल होगा और वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं 4.83. Everyone from the online community, can you all please confirm if we are all good till now? All good till now. चलो क्या बात है. चलो इसी बात पे ये क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करो. नजर आ रहा है? हाँ भाई, आप लोगों का क्या आंसर है? आपका आंसर बी है. बी इज करेक्ट ऑप्शन. ठीक, बिकॉज बी में ही करेक्ट वेक्टर ड्रॉ हुए हैं बिफोर कोलिजन वाले और आफ्टर कोलिजन वाले ऑर्डर में ही बने हुए. समझाने की जरूरत ही नहीं है अगर आपको अब तक का सारा लेक्चर समझ आया है. ठीक है, यहाँ पर हमारी मोमेंटम की डिस्कशन कंप्लीट हो जाती है. ठीक है, अगली क्लास से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन, इंक्लाइन प्लेन, पुली. मजे के टॉपिक्स हैं. ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में विद मोर एनर्जी, एंथुसियाज्म एंड लव फॉर फिजिक्स.
अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।